हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं कर पाते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। कौन से रूल? जो कि आपकी जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स हैं। जीएसटी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स 2017 है। फिर हम वो यूज़ करते हैं, यानी वैल्यू उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। 3 रूल्स हम बात कर चुके थे। सबसे पहले हमने बात की रूल नंबर 27 की, जो कि आपका रिलेटेड था कि अगर क्या है, आपका पूरा कंसिड्रेशन जो है मनी में नहीं है, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हो। फिर हमने रूल 28 की बात की, जहाँ पर हमने बात की कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन क्या करते हैं, आपस में सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर कैसे निकलेगी। फिर हमने रूल नंबर 29 किया था, जहाँ पर हमने एजेंट की बात की थी कि अगर कोई एजेंट है और उसके थ्रू सप्लाई हो रही है, यानी जो आपके रिलेटेड पर्सन हैं उनमें हमने छोड़ दिया था एजेंट को, कि एजेंट और प्रिंसिपल का जहाँ रिलेशन होता है उनसे अलग रूल्स आपके रूल 28 में थे। 29 में हमने जब एजेंट की रिलेशनशिप होती है तो वहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात की थी। आज हम स्टार्ट करने जा रही हैं रूल नंबर 30 से, जो कि आपका रिलेटेड है वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। जो हमने पीछे 3 रूल किए, उसमें हम बार बार क्या कह रहे थे कि अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, यानी आपके पास ओपन मार्केट की वैल्यू भी नहीं है, आपके पास लाइक काइंड क्वालिटी के प्रोडक्ट भी नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूल नंबर 30 या 31 को फॉलो करेंगे, जिसे हम रूल 4 और 5 भी बोल देते हैं, कि आप रूल नंबर 4 और 5 को फॉलो करो या रूल 30 या 31 को फॉलो करो। अगर आप क्या नहीं कर पा रहे, वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एज पर ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी आप किसी तरीके से नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, इन रूल्स के ऊपर पहुंच जाओ। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस रूल पे पहुंच जाओ, तो हमें पता होना चाहिए ये रूल क्या है। तो ये रूल क्या कहता है कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करो, कॉस्ट के बेस पे, कि जिस चीज़ की वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे हो उसको आपने कितने में खरीदा था, यानी आपकी उस पर्टिकुलर सामान को अगर आपने किसी और से बना बनाया लिया था, तो उस केस में आपने उसे कितने में ख़रीदा था, या फिर अगर आपने वो खुद बनाया है तो कितने में उसे बनाया है, यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है आपकी। और अगर सर्विसेज की हम बात करें, तो उस केस में जो भी आपको सर्विसेज को प्रोवाइड करने में लगा, यानी उन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज का जितना भी पैसा आपका लगा, वो उसका 110%। यानी देखो, जब इसी केस आता कब है कि अगर आपके पर्सन रिलेटेड हैं या फिर क्या है, पूरा कंसिड्रेशन मनी में नहीं है, उस केस में अगर आप ओपन मार्केट की वैल्यू आपको नहीं मिलती है, आपको लाइक काइंड क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जब आप किसी तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या पहुंच जाओ, आप इस रूल के ऊपर पहुंच जाओ कि मान लो रिलेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सन है ए, जिसने एक के पास एक प्रोडक्ट है जिसको उसने 1 लाख में ख़रीदा था। अब उसने क्या किया है, उस प्रोडक्ट को अपने ब्रदर बी को बेच दिया है, कितने में, 90,000 में। अब क्योंकि ए और बी का रिलेशन फैमिली रिलेशन है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसकी वैल्यू, ट्रांजैक्शन तो हमारी 1 लाख की है, और हमने बोला था कि अगर पार्टीज़ के बीच में कोई भी रिलेशन है या फिर कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं है, तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख तो हम ले नहीं सकते, तो ऐसे में हम, सॉरी, ट्रांजैक्शन वैल्यू 90,000 थी, गलत बोल गई मैं थोड़ा सा, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या थी, कि बेचा कितने में है, 90,000 में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिलेशन है दोनों के बीच में, तो हम ये ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते। तो उस केस में हम क्या करना था, हमें जाना था इसकी ओपन मार्केट वैल्यू पे, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन था कि इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की वैल्यू ले लें, लेकिन लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करें, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि जितने में वो प्रोडक्ट आपने खरीदा था,
कि अगर आपने 1 लाख में ख़रीदा था तो कुछ तो उसमें आप अपना प्रॉफिट भी जोड़ते, यानी अगर आप अपने रिलेशन में नहीं बेचते तो आप 90,000 में नहीं बेचते। 90,000 आपने सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि वो आपके रिलेशन में थे, आपका भाई था, आपने सस्ते में दे दिया। तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा कि जितने में ख़रीदा गया था या जितने में बना था उसका 110% निकाल दोगे, और जो आपकी वैल्यू आएगी वो ही क्या बन जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी ये आपका रूल 30 बोलता है कि जब भी आप किसी भी सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, ना ही ओपन वैल्यू के अकॉर्डिंग, ना ही लाइक काइंड एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में जितना भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज यानी सर्विस को प्रोवाइड करने में जितना खर्चा हुआ है उनका 110% आप निकाल दो, जो आपका आंसर आएगा वही होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस यही है आपका रूल 30 कि जितनी कॉस्ट है उसका 110% कर देंगी तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 31, रेसिडुअल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी अगर आपकी जो वैल्यू है ना ओपन मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो पाई, ना आपको लाइक काइंड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, ना ही आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, यानी आप रूल जो आपका 30 है उसे भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, रूल 31 पे पहुंच जाएंगे, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए रेसिडुअल मेथड का यूज़ करेंगे। वैसे देखो यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक आपकी गुड्स और एक आपकी सर्विसेज। जब बात आएगी गुड्स की सप्लाई की, तो जैसे अभी मैंने बोला था कि अगर आपका किसी भी पिछले प्रोविज़न के अकॉर्डिंग या रूल जो आपका 30 है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी तो ही हम रूल 31 पे जाएंगे। बट सर्विसेज के केस में ऑप्शन होता है कि आप रूल 30 या रूल 31, कुछ बुक्स में मैं बार बार बोल रही हूँ इसको रूल 4 या 5 भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि अगर क्या है सर्विसेज के केस में आपके पास ऑप्शन है कि रूल 30 या रूल 31 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। गुड्स के केस में रूल 31 तभी अप्लाई होगा अगर रूल 30 आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, यानी अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह नहीं है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऑप्शन है कि दोनों में से अगर रूल 30 अप्लाई होता भी है, हम चाहें तो रूल 31 को अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल 31 कहता क्या है कि अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है तो जैसा भी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग रीज़नेबल लगेगा, सही लगेगा, जो आपके प्रोविजंस हैं सेक्शन 15 के, हम सेक्शन 15 ही डिस्कस कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर मेथड सही लगेगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर ली जाएगी। यानी और कोई मेथड नहीं मिल रहा तो पर्टिकुलर केस में जो भी तरीका हमें सही लगेगा, जो भी मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रूल था कि और कोई मेथड नहीं लग रहा तो इस मेथड को लगा दो। फिर है आपका रूल नंबर 32, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। यानी अभी हम कुछ सप्लाईज की बात करेंगे कि उनके केस में जो आपका रूल 32 है ना, वो क्या करता है, कुछ सर्टेन सप्लाईज के बारे में स्पेशली एक्सप्लेन करता है कि वो पर्टिकुलर सप्लाई होंगी तो ऐसे में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। तो जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है उनके बारे में जैसा कि यहाँ पर बताया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी सप्लाईज मेंशन है। फर्स्ट है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज्ड। यानी देखो हम लोग जैसे करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं कि आपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करवा लिया या डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करवा लिया, यानी किसी भी तरीके से जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करवाते हैं तो जो करेंसी को चेंज करवाने का हमारे लिए काम करते हैं, यानी जो हमें सर्विसेज देते हैं कि अपनी करेंसी को हम उनके पास से जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो यानी जो फॉरेन करेंसी की परचेज और सेल
से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पर्सन वो सर्विस देते हैं कि आपकी सेल और परचेज में वो हेल्प करते हैं। सब सेक्शन 2 में डिस्क्राइब हैं ये सारी सर्विसेज। ये कह रहे हैं कि जब भी क्या होगी, करेंसी एक्सचेंज होगी और उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी तो वहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन का मतलब हो गया कि दोनों में से कोई भी अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन 1 क्या कहता है कि आपको क्या करना है कि जब भी करेंसी एक्सचेंज होंगी तो वहाँ पर 2 केस मिलेंगे। या तो क्या होगा कि जो करेंसी आपस में चेंज हो रही होंगी उनमें से एक करेंसी इंडियन रुपी मिलेगी। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं केस 1 तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक करेंसी इंडिया हो, यानी मान लो आप डॉलर को अगर रुपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वो रुपी है, या रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो तो जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है वो रुपी है। यानी किसी भी तरीके से क्या होगा, दोनों करेंसी में से एक करेंसी, यानी जिसको बेचा जा रहा है या जिसको खरीदा जा रहा है, दोनों में से किसी मतलब जिसमें एक्सचेंज हो रहा है एक करेंसी से दूसरी एक्सचेंज में, चाहे एक्सचेंज होने से पहले वाली चाहे एक्सचेंज होने के बाद वाली, दोनों में से एक करेंसी आपकी इंडियन रुपी है, ये हो सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है, यानी दोनों ही अलग है। मान लो यूरो को पाउंड में बदल रहे हो या पाउंड को डॉलर में बदल रहे हो, यानी इंडियन रुपी इन्वॉल्व नहीं है। अगर इंडियन रुपी इन्वॉल्व होगा तो उस केस में क्या किया जाएगा, यहाँ पर फिर केस है एक कि आपके पास आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है। आरबीआई कुछ रेट बताती है कन्वर्जन के, अगर आपके पास वो आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो पर्टिकुलर प्राइस पे आपने ख़रीदा होगा या बेचा होगा, यानी जो सेलिंग या बाइंग आपकी रेट होगी उसमें से लेस कर दी जाएगी आरबीआई की रेफरेंस रेट। एक करेंसी की जो बाइंग सेलिंग रेट आपने रखी होगी और जो आरबीआई ने रखी होगी, दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, यानी जिस रेट पे आपने बेचा है या ख़रीदा है या फिर जिस पे आरबीआई कह रही है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू से, यानी टोटल जितनी यूनिट्स होंगी करेंसी की जिनको आप एक्सचेंज कर रहे होगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी अगर आपके पास दोनों करेंसी में से एक करेंसी क्या है, इंडियन रुपी है, और आपके पास आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो जिस पर्टिकुलर रेट पर आप खरीद या बेच रहे हो उसका डिफरेंस निकाला जाएगा किस रेट के साथ, जो आरबीआई ने उस पर्टिकुलर काम के लिए रेफरेंस रेट बताई है, और जो दोनों में डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल यूनिट ऑफ करेंसी से जितनी आप एक्सचेंज करवा रहे हो, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा है कि अगर आपके पास ये रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगी तो जितने इंडियन रुपी इन्वॉल्व होंगे, यानी चेंज होने के बाद जितने इंडियन रुपी आपको मिलेंगे, या फिर यहाँ पर अगर पहले इंडियन रुपी थे तो चेंज होने से पहले, सीधी सी बात है, चाहे पहले वाले हों चाहे बाद वाले, जितने रुपए इंडियन रुपी उसमें इन्वॉल्व होंगे उसका डायरेक्ट 1% आप निकाल दो। एक बार फिर बोल रही हूँ, आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आपने जो रेट रखी है और जो आरबीआई ने रखी है, दोनों के डिफरेंस को निकाल कर टोटल वैल्यू ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो जितना इंडियन रुपी में अमाउंट अवेलेबल है, 10,000, 20,000, 2 लाख, 4 लाख, उसका डायरेक्ट 1% निकाल दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा ऑप्शन था, दूसरा केस था हमारा कि अगर दोनों में से कोई भी करेंसी क्या है, इंडियन रुपी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, जिन दो करेंसी को आपस में बदला जा रहा होगा, मान लो आप पाउंड को डॉलर में बदल रहे हो, तो आप क्या करोगे, आरबीआई की रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग ये देखोगे कि पाउंड को अगर डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में बदला जाता तो कितने रुपीज़ मिलते। ऐसे ही डॉलर को देखोगे कि डॉलर को अगर इंडियन रुपी में बदला जाए तो कितने रुपीज़ मिलेंगे। दोनों में से जो अमाउंट लेस होगी, कम होगी,
उसका 1% क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो दो करेंसी इन्वॉल्व होंगी, दोनों को अगर इंडियन रुपी में चेंज करते तो उनकी जो अमाउंट आती है आरबीआई रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग, उनमें से जो कम वाली होगी उसका 1%। कंफ्यूज मत होना। आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो डिफरेंस देखो, नहीं है, दोनों ही केस वन थे। रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो डिफरेंस देखो और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो डायरेक्ट 1% कर दो इंडियन रुपी जितने इन्वॉल्व हैं उसका। दूसरा केस था अगर दोनों ही करेंसी में से कोई भी इंडियन रुपी नहीं है तो दोनों को इंडियन रुपी में चेंज करते तो जितना अमाउंट आता उन दोनों में से जो भी लेस है उसका 1% हम कर देंगे। ये था ऑप्शन 1 जिसको यूज़ किया जा सकता है। इससे अलग हमने बोला था एक सेकंड ऑप्शन भी है आपके पास कि अगर आप इस ऑप्शन 1 को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो ऑप्शन 2 को ले सकते हो। तो अब ये ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं कि ऑप्शन 2 क्या है। ये ऑप्शन 2 कहता है कि अगर क्या है आपकी जो टोटल करेंसी एक्सचेंज आप कर रहे हो वो क्या है 250 से लेकर 1 लाख तक के बीच में, यानी 1 लाख तक की करेंसी अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो तो जितनी आपकी ग्रोस अमाउंट होगी, यानी जितने वैल्यू आप चेंज कर रहे होगे, यानी 50,000 या 1 लाख तक जितनी भी होगी उसका 1% कर दोगे डायरेक्ट। जो 1% करके आएगा वही होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर ये कह रहे हैं कि अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से ऊपर है और वो 10 लाख से कम है, यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो उस केस में आप क्या करोगे 1,000 रुपीज़ प्लस 0.5% ऑफ ग्रोस अमाउंट। देखो ये कैसे निकला। 1,000 रुपीज़ हमने क्यों निकाला, हमने बोला 1 लाख से 10 लाख के बीच में होगी, से हमारी वैल्यू हो जाती है 5 लाख। चलो इसको भी अभी छोड़ो, पहले इस बात को पूरी को समझो कि मान लो आपकी वैल्यू 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो 1 लाख से ऊपर है तो यानी ये वाली रेट भी तो लगेगी ना। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 1% निकालते, मान लो 1 लाख का ही निकालते, 1 लाख का 1% आता 1,000 रुपये। इसलिए हमने क्या कर दिया 1,000 पहले ही जोड़ दिया कि 1 लाख से नीचे वाली अमाउंट के लिए हमने डायरेक्ट 1,000 जोड़ दिया, और फिर जो बची हुई अमाउंट होगी उसका आप क्या करोगे 0.5% करोगे। से जो भी मैं बोल रही थी कि मान लो आपकी अमाउंट 5 लाख इन्वॉल्व है तो आप क्या करो 1,000 रुपये तो सीधा ले लो, प्लस 5 लाख और 1 लाख में कितना डिफरेंस है 4 लाख, तो जितना बढ़ा है 1 लाख से ऊपर जितना अमाउंट है उसका 0.5% यानी 0.5% ले लोगे। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर 1 लाख से नीचे है तो 1% कर दो, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 1,000 प्लस जितना बढ़ा है 1 लाख से ऊपर जितना भी है उसका 0.5% कर दो, और अगर अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो उस केस में क्या करेंगे 5,500 प्लस 0.1% किसका जितना भी उससे ऊपर होगा, यानी 10 लाख से एक्सीडिंग जितना भी होगा उसके ऊपर। यहाँ पर भी सेम चीज़ की है हमने, ऊपर वाले से कितना आया था 1,000 रुपये आया था। अब बीच वाले मेथड में देखो डिफरेंस कितना है 10 लाख तक, क्योंकि 10 लाख से ऊपर है ना अब, तो 10 लाख तक का पूरा लेना पड़ेगा। 10 लाख में से 1 लाख गए 9 लाख, और 9 लाख का 0.5% निकालोगे तो आपका आएगा 4,500, यानी टोटल हो गई 5,500। तो हमने 10 लाख तक का सीधा ले लिया 5,500 कि अगर 10 लाख से ऊपर है तो आप क्या करो 10 लाख तक का डायरेक्ट 5,500 ले लो, और जितना 10 लाख से एक्सेस होगा उसका आप निकाल दोगे 0.1%। जो अमाउंट आएगी वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैक्सिमम अमाउंट 60,000 तक ही हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन 1 आपका आरबीआई की रेफरेंस रेट या फिर आप डेनोमिनेशन वगैरह के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया वो है, और ऑप्शन 2 डायरेक्ट रेंजेस है कि इस रेंज में है तो इतना लग जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें है तो इतने लग जाएगी।
तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज। रूल 32 डिस्कस कर रहे थे हम सर्टेन सप्लाई को, वहाँ पे हमने करेंसी की बात कर ली। फिर है आपकी सेकंड सप्लाई जिसके बारे में अलग से बताया गया है, वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर ट्रैवल एजेंट। यानी आपने एयर टिकट बुक करवाई है, फ़्लाइट की टिकट बुक करवाई है किसी एजेंट के थ्रू, तो उस एजेंट ने जो सर्विस दी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज कैसे डिसाइड होगी। तो कह रहे हैं कि जब भी आप कोई फ़्लाइट की टिकट बुक करवाओगे किसी एजेंट के थ्रू, तो उस केस में अगर वो फ़्लाइट जो है डोमेस्टिक है, यानी आप विद इन इंडिया कहीं ट्रैवल करने वाले हो, यानी जो फ़्लाइट है उड़ेगी भी इंडिया से और लैंड भी इंडिया में ही होगी, तो उस केस में जितना बेसिक फेयर होगा उस टिकट का, यानी जो नॉर्मल फेयर होगा उसका 5% जो होगा वो मान ली जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी डोमेस्टिक बुकिंग के केस में टोटल टिकट का जो बेसिक फेयर होगा उसका 5% को हम मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर यही टिकट क्या होगी, इंटरनेशनल बुकिंग होगी, यानी फॉरेन में आप आ जा रहे हो, तो उस केस में बेसिक फेयर का 10% होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। डोमेस्टिक बुकिंग है 5% और इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर आपकी मान ली जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो उस केस में जो आपको सर्विस दी गई है उसके रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। यानी जो LIC की पॉलिसीज़ होती हैं, LIC नहीं बोलेंगे, चलो LIC एक कंपनी का नाम है, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस आपको मिली है उसके रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे होगी। तो देखो, जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, एक तो सिर्फ रिस्क को कवर करती हैं और दूसरी इन्वेस्टमेंट वाली भी होती है। यानी जैसे अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, एक तो होल लाइफ पॉलिसी होती है जहाँ पर जब डेथ होगी तभी आपको पैसा मिलता है, दूसरी इंडोमेंट पॉलिसी होती है जहाँ पर आपको क्या होता है, आपकी डेथ नहीं भी होती है, यानी आप कह देते हो कि 40 की एज तक, 50 तक की एज तक की मेरी पॉलिसी है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप वो एज अटेन कर लोगे या फिर जब डेथ होगी, दोनों में से जो भी टाइम पहले होगा उस टाइम आपको आपका पैसा मिल जाता है। यानी हम बोलते भी हैं कि आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाया हुआ होता है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। आप उसे इंश्योरेंस की बजाय एश्योरेंस वर्ड भी हम यूज़ कर लेते हैं कि आपको आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है, आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगी कि अगर आपकी जो पॉलिसी है सिर्फ रिस्क को कवर कर रही है, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ रिस्क को कवर करने के लिए बनाई गई है, तो उस केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ रिस्क कवर की बात करेंगे तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये जो रूल है वो अप्लाई होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसमें रूल क्या बताया गया है कि अगर आपको नॉलेज है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, यानी आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ लगाया गया है। देखो, कभी शायद किसी ने सुना हो कि जब जो LIC पॉलिसी खरीदते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमें पता होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में जो हमने पैसा लगाया है उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसा किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या कहाँ पर लगाया है। यानी जो लाइफ इंश्योरेंस वाले हमसे पैसा लेते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, हमें बता के लगाते हैं कि हम आपके पैसे वहाँ लगा रहे हैं। तो अगर आपको नॉलेज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाई गई है, तो ऐसे में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, जितना आप प्रीमियम टोटल भरोगे, यानी जो ग्रॉस प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाएगा उसमें से लेस कर दोगे वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट की गई है। पूरा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं होगा, कुछ तो आपका रिस्क को भी कवर करने के लिए होगा, तो जितना आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे उसमें से लेस कर दोगे ग्रोस अमाउंट जो आपकी एलोकेट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई।
कि अगर नॉलेज इन्वेस्टमेंट की है तो ग्रॉस प्रीमियम माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो रिजल्ट आएगा वो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकंड है कि आपको नॉलेज नहीं है कि आपका पैसा कहाँ लगा है, लेकिन आप जो प्रीमियम दे रहे हो वो क्या है, सिंगल है, यानी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पर एक ही बार में पूरा प्रीमियम दे दिया जाता है, वो आपसे हर साल प्रीमियम नहीं मांगते, एन्युटी पॉलिसी है आपकी। तो उस केस में क्या होगा, जितना आपसे प्रीमियम लिया जाएगा, जितना भी आपसे सिंगल प्रीमियम लिया जाएगा उसका 10% हम मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है यानी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, और सिंगल प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है, तो जितना भी प्रीमियम चार्ज किया जा रहा होगा वो पूरे एक ही बार में उसका 10% मान ली जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। थर्ड केस हो सकता है कि आपसे क्या किया जा सकता है, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करके लिया जा सकता है, तो जो आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा उसका 25%, और जो सब्सीक्वेंट यानी आगे आने वाले सालों में आपसे प्रीमियम लिया जाएगा हर साल वाले का 12.5%। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है तो ग्रॉस प्रीमियम में से अमाउंट इन्वेस्टमेंट की लेस करके जो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंगल प्रीमियम है तो डायरेक्ट पूरे प्रीमियम का 10% कर दोगे, और बाकी सारे केसेस में यानी जब प्रीमियम जो है थोड़ा थोड़ा करके लिया जा रहा है तो फर्स्ट साल में जितना प्रीमियम लिया जाएगा उसका 25% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, और सब्सिक्वेंट यानी आगे आने वाले सालों में जो प्रीमियम लिया जाएगा हर साल 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर खाली रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस होगा तो वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर फोर्थ है, फोर्थ इसका नहीं है, जो सर्टेन सप्लाई हम डिस्कस कर रहे थे उनका फोर्थ पॉइंट है ये कि अगर कैसे डिटरमाइन होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यानी वो गुड्स जिनको कोई पहले यूज़ कर चुका है अब दोबारा रीसेल हो रही हैं। सेकेंड हैंड गुड्स आई होप पता होगा कि क्या होती हैं। तो अगर क्या है आप किसी से पुराना सामान लेकर किसी दूसरे को बेच रहे हो तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी, सबसे पहले तो ये तभी माना जाएगा ये रूल जब क्या है आप जो सेकेंड हैंड सप्लाई बेच रहे हो वो एज इट इज़ बेच रहे हो, यानी जैसी आपने खरीदी थी उसी फॉर्म में बेच रहे हो, या फिर आपने मॉडिफिकेशन की है तो वो मॉडिफिकेशन बहुत माइनर है यानी छोटी मोटी रिपेयर की हैं, उससे उसकी जो पर्टिकुलर चीज़ है उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई, यानी आपने उसको पूरा नहीं बदला है, सिर्फ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की है, तो उसी केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा। और ये रूल क्या कहता है, जितने में आप उसे बेचोगे सेकेंड हैंड चीज़ को, सेलिंग प्राइस उसमें से माइनस करोगे परचेज प्राइस, यानी जितने में आपने खरीदी थी उसको लेस कर दो जितने में बेची है उसमें से, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक और बात यहाँ पर कही गई है कि अगर क्या है आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी आपने बेचा कम में है खरीदा ज़्यादा में था, यानी आपने मान लो 100 रुपये का सामान खरीदा और 90 में बेच दिया, तो आपको जो 10 रुपये का नुकसान हुआ है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। यानी अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाती है तो आप इसे इग्नोर कर दोगे, और अगर पॉजिटिव आती है तो उसे मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर फिफ्थ सप्लाई है आपकी वैल्यू ऑफ टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प एट्सेट्रा, कि अगर क्या है कोई कूपन, कोई वाउचर, कोई स्टैम्प आपने सेल की है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो जब भी कोई टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प इन्वॉल्व होगा तो जिस पर्टिकुलर सप्लाई से वो एक्सचेंज किया जाएगा, यानी मान लो आपके पास डोमिनोज का कूपन है तो आप उसे पिज़्ज़ा खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, जिस पर्टिकुलर सप्लाई से आप उस कूपन को एक्सचेंज करोगे उसकी जो वैल्यू होगी, यानी उस जो कोका कोला की वैल्यू होगी या जो पिज़्ज़ा की वैल्यू होगी उसी को मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी जिस भी ट्रांजैक्शन में टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प इन्वॉल्व होंगे, जिस पर्टिकुलर सप्लाई से उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी उसी को मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लास्ट पॉइंट है आपका सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइडर as may be notified, कि
इनके अलावा भी सर्टेन सप्लाई है जिसे क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर नोटिफाई कर सकती है। और अगर किसी भी सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया और वो पर्टिकुलर सप्लाई ऐसी है जिसके लिए आईटीसी क्लेम किया गया है, यानी कोई सप्लाई जिसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है और उसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के कहने से वैल्यू ऑफ सप्लाई नील कंसीडर हो सकती है। यानी गवर्नमेंट को राइट है, वो सर्टेन सप्लाई को इस अंडर डाल सकती है कि अगर उनके ऊपर आईटीसी अवेलेबल है तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई नील होगी। यही था आपका रूल नंबर 32 या रूल नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं, जो आपको कुछ सप्लाई के बारे में बताता है। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने बात की करेंसी के बारे में कि जहाँ पर करेंसी से रिलेटेड सर्विस होगी। फिर हमने बात की लाइफ इंश्योरेंस की, एयर टिकट बुकिंग की, इसके साथ साथ सेकंड हैंड गुड्स की, वाउचर्स की, कूपन की, स्टैम्प की, और वो सारी सर्विसेज की जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। ये सारी सर्विसेज थी जो आपके रूल नंबर 32 में स्पेसिफाई हैं। तो 3 रूल और रह गए हैं हमारे, छोटे छोटे हैं, बट आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उन पर्टिकुलर जो रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।